नमस्कार। परिवर्तन मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं बबलू श्रीवास्तव आज आज़ादी के 73 साल के बाद भी देश में असंतोष बढ़ने पर चिंता व्यक्त करते हुए मैंने अपने चिंतन में पिछले साल दशकों में देश ने बहुत सरकारें देखी, बहुत सारी व्यवस्थाएं भी बनी, लेकिन रोजी, कपड़ा, मकान, रोजगार और शिक्षा में एक का भी पूरा इंतजाम नहीं हो सका। ऐसे में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई तो अभी बाकी है। प्रकृति केंद्रित विकास को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत की अर्थनीति और राजनीति गौ गंगा के अनुकूल हो, यही व्यापक लोक हित में उठाया गया कदम होगा। आखिर आज़ाद भारत में इतना असंतोष क्यों है? इसका कारण क्या हो सकता है? और दिन पर दिन असंतोष की खाई बढ़ती ही जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? देश में फैल रहे इन असंतोषों से कैसे निपटेंगे हम? वास्तव में इस व्यवस्था में इसका कोई पुख्ता हल है क्या? नहीं। देश ने पिछले 69 सालों में 72 सालों में बहुत सरकारें देखी, यहाँ से वहाँ तक बहुत सारी व्यवस्थाएं भी बनी, लेकिन किसी भी प्रकार से रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, शिक्षा में किसी एक का भी पूरा इंतजाम नहीं हो सका। इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? आज़ादी के बाद हमने अंग्रेज़ों की अनेक व्यवस्थाओं को अपनाया, जो लूट सिस्टम था। अंग्रेजी व्यवस्था बनी ही थी भारत को बांटकर, आपस में लड़ाकर हमेशा राज कायम करने की, और उस व्यवस्था को ही आज हम अपने उत्थान का मार्ग मान बैठे हैं। गांधी जी कहा करते थे कि अंग्रेज़ों की व्यवस्था चली गई तो मैं समझूंगा कि स्वराज आ गया। अंग्रेज चले जाएंगे पर उनकी व्यवस्थाएं रह गईं तो मैं समझूंगा कि स्वराज नहीं आएगा। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई सिर्फ सत्ता हस्तांतरण के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन उनका मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि अंग्रेज़ों के बनाए प्रशासनिक, शैक्षिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था भारत को कमज़ोर करके भारतीयों पर राज करने की थी। अंग्रेज़ों ने भारत पर राज कायम रखने के लिए 90 वर्षों में कई व्यवस्थाएं बनाई, जिसका एक इतिहास है, उसे समझने की ज़रूरत है। 1935 में भारत शासन अधिनियम के तौर पर अंग्रेज़ों ने एक व्यवस्था बनाई थी जो बांटो और राज करो पर आधारित थी। अंग्रेज़ों की बनाई व्यवस्था में बैठने वाला व्यक्ति समरसता को तोड़ने वाली दुर्बलताओं के चलते बेहद शक्तिशाली और निरंकुश बन जाता है। इसी कारण जिस नेता को हम चुनते हैं और जब वह कुर्सी पर बैठता है तो वो भी अंग्रेज़ों की तरह व्यवहार करने लगता है। हमको बांटता है, लूटता है और सिर्फ राजनीति करता है। प्रशासनिक सेवा और अन्य अधिकारी भी अंग्रेज़ों की लूट व्यवस्था को हथियार बना लेते हैं, जिस कारण हम आज़ाद होकर भी मन मुताबिक विकास के लिए तरस रहे हैं। जल जमीन के संरक्षण एवं प्रकृति आधारित विकास के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि न्यूजीलैंड में इस साल के अंत तक जमीन और नदियों को एक व्यक्तित्व मानकर कानून बनाने की बात कही गई है। भारत में इस संदर्भ की चर्चा जोर पकड़ रही है। उसका जुगाड़ मूलतः इस बहस से है कि
मनुष्य प्रकृति का विजेता है या हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जो प्रकृति का हिस्सा मानते हैं उनके विकास की समझ, दिशा और तरीका अलग होगा। जो मानव को प्रकृति का विजेता मानते हैं वो पिछले 500 वर्ष से चले आर्थिक राजनीतिक व्यवस्थाओं की आज की प्रणाली के प्रति जवाबदेह होंगे। आज का यह मानव केंद्रित विकास की क्षमता के मूल में उन्मुक्त, उपभोगवादी, शोषणजनक आदि अधूर विकास के रूप में दिखता है। सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों की पूरी तरह अवहेलना हो रही है। यह प्रक्रिया हथियारवाद, उपनिवेशवाद, सरकारवाद से गुजरती हुई पाशविक उपभोगवादी बाजारवाद की स्थिति तक पहुंची। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कराने को रेखांकित करते हुए बबलू श्रीवास्तव ने कहा कि गंगा की निर्मलता के लिए जरूरी है अविरलता के लिए जरूरी है निर्बाध न्यूनतम प्रवाह, लेकिन गंगा की जमीन कितनी है इसकी नापजोक और अभी के राजस्व रिकॉर्ड से इसका आकलन होगा। नदी के बांध स्तर के दोनों तरफ कम से कम 500 मीटर गंगा की जमीन मानी जाए, तभी अतिक्रमण सुनिश्चित रूप से परिभाषित होगा। इसलिए अविरल गंगा निर्मल गंगा की लड़ाई इन दो मुद्दों पर केंद्रित होगी। गंगा में न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव सुनिश्चित हो, नदी के मुख्य प्रभाव में 70% पानी बना रहे। इसके लिए भावना यह है कि नदी केवल मनुष्यों के उपयोग के लिए जल संसाधन मात्र नहीं है, इसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। मनुष्य का अस्तित्व ही सृष्टि संरचना के लिए प्रकृति द्वारा क्षमता युक्त योग के रूप में सृजित हुई है। जो बात गंगा के बारे में लागू होगी वही बात अन्य नदी, झील, पोखर, तालाब, कुआं आदि पर भी होगी। समुद्र भी इसी प्रकृति का हिस्सा माना जाएगा। इन सब के अनुकूल रहते हुए मानव को अपनी समृद्ध और संस्कृति के लिए आवश्यक राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संरचना खड़ी करनी होगी। यही मानव केंद्रित विकास की बजाय प्राकृत केंद्रित विकास का महत्वपूर्ण तत्व होगा। जो बात गंगा तदनुसार सभी जल सृष्टि के अवयवों के बारे में लागू होगी, वही बात गौ माता के बारे में भी लागू होगी। इसलिए भारत की अर्थनीति और राजनीति गौ गंगा के अनुकूल हो, यही व्यापक लोक हित में उठाया गया कदम होगा। आज़ादी के 73 साल बाद भी देश में संतोष बढ़ने पर चिंता व्यक्त करते हुए पिछले 7 दशकों में देश ने बहुत सरकारें देखी, बहुत सारी व्यवस्थाएं भी बनी, लेकिन रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार आदि शिक्षा में से एक का भी पूरा इंतजाम नहीं हो सका।